सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद। आप तमाम दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को लेकर शहर से लेकर गांव तक के मंदिरों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। मिठनपुरा थाना क्षेत्र में हुए मासूम मिष्टी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मां ही निकली हत्यारन। और मुजफ्फरपुर पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाकर स्मैक और गांजा की पुड़िया के साथ 9 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर स्थित भगवान कृष्ण की भव्य पूजा अर्चना की तैयारी पूरी। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आज धूमधाम से मनाया जाएगा। रेशम की डोरी वाले झूले पर बाल गोपाल विराजेंगे और मंदिरों में कुंज बिहारी की आरती की जाएगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत पुजारी अभिषेक पाठक ने बताया कि शाम में महाश्रृंगार और रोहिणी नक्षत्र के 12:01 पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण के जन्मोत्सव पर रात में भव्य रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी को लेकर, जन्म तिथि को लेकर, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाबा गरीबनाथ के दरबार में भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर को सजाया गया है। और जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है हम सनातनियों के लिए कि एक जन्माष्टमी का व्रत करने से 1000 एकादशी का व्रत पूरा होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं कर पाते या नहीं करते हैं, वो साल का एक दिन जन्माष्टमी का व्रत अगर कर लेते हैं तो 1001 एकादशी करने का उनको पुण्य मिलता है। कितने बजे मंदिर में पूजा पाठ स्टार्ट हो जाएगा? पूजा पाठ तो सुबह से ही शुरू है, लेकिन रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और उसके बाद जन्म उत्सव भी हम लोग मनाएंगे। वो जहां स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को लेकर भव्य तैयारी की गई। आज पूरे देश में कृष्ण जन्मोत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के राधा कृष्ण मंदिर में भी बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं बोचहां प्रखंड के सरफुद्दीनपुर के श्री राधा कृष्ण ठाकुर मंदिर में 100 वर्षों से कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। मंदिर प्रांगण पूरी तरह गुब्बारे, लाइट, फूल माला से सज चुका है, जो भक्तों को आकर्षण कर रहा है। वहीं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रंजीत चौधरी बताते हैं कि इस मंदिर में वर्षों से बड़े ही धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज 12 बजते ही जय कन्हैया लाल के नारे गूंज उठेगी। वहीं इसी दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है, जहां मंदिर कमेटी के सभी सदस्य सहयोग करते हैं। पुलिस प्रशासन की पूरी तरह सहयोग मिलती है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस तैनात रहती है। राधा कृष्ण ठाकुर मंदिर सरफुद्दीनपुर में वर्षों से मेन फंक्शन ये जन्माष्टमी का ही होता है। भगवान तो सभी हैं, लेकिन जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत ही धूमधाम से ग्रामीण के द्वारा चंदा करके होता है, जो वर्षों से होते आ रहा है। और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण, कृष्ण भगवान का झांकी, ये सब होते रहता है। यही है जो जैसे झांकी का प्रोग्राम हुआ और झांकी के बाद जागरण होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, प्रसाद वितरण है, मंदिर का सजावट है, डेकोरेशन है, यही सब है। कितने वर्ष से ये तो हम लोग के पूर्वज करते आए हैं। हम लोग तो 30-40 साल से हम लोग करते आए हैं। और मतलब प्रशासन भी मुस्तैद रहती है। हाँ, पूरा भरपूर सहयोग मिलता है। प्रशासन के लोग रहते हैं, पूरा ड्यूटी में रहते हैं, शांति व्यवस्था कायम रहती है। भीड़ का क्या? भीड़ तो हम लोग का जो मंदिर कमेटी का सदस्य है, वो लोग भी भीड़ को शांति से डील करते हैं, बैठाते हैं लोग को। रोड में कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए हमारा पूरा मंदिर कमेटी लगा रहता है, प्लस प्रशासन भी लगी रहती है। मंदिर का खास चीज में क्या खास? मंदिर में जो लोग, अब वैष्णो माता का गुफा है, वो लोग दूर दूर से आते हैं मन्नत मांगने। जो मन्नत मांगते हैं पूरा होता है।
आज हमारा समाज इन्हीं के बदौलत चल रहा है, इन्हीं के तुल प्रताप से चल रहा है। भोला बाबा का है, राम जी का है, हनुमान जी का है, माता पार्वती का भी 2 साल पहले स्थापना हुआ है, माता मनसा देवी है, सभी भगवान का यहाँ स्थापना है। 26 अगस्त को, इस बार 26 अगस्त 2024 को बड़े ही धूमधाम से और दूर दूर से लोग आते हैं। भक्त से अपील करेंगे आए, शांति से झांकी को देखे। कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव 12 बजे होता है, वो सुने और उसके बाद प्रसाद ले, शांति प्रिय घर जाए। मिठनपुरा थाना क्षेत्र में मासूम मिष्टी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मां निकली हत्यारी, पुलिस ने मां को गिरफ्तार किया। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। इस कहावत को गलत साबित कर दिया है मुजफ्फरपुर की एक हत्यारी मां ने, जिसने अपने अवैध प्यार की खातिर अपनी 3 साल की बच्ची की हत्या कर सबको बैग में पैक कर घर की छत से पीछे फेंक कर रामपुरहरी थाना क्षेत्र में रहने वाले अपने प्रेमी के पास चली गई। मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में शनिवार को एक बंद सूटकेस से बच्ची का शव बरामद किया गया था। वहीं सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना की पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करते हुए डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जिसके बाद मृतक बच्ची की पहचान मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग जानकी वल्लभ शास्त्री मार्ग निवासी मनोज कुमार के 3 वर्षीय पुत्री मिष्टी के रूप में हुई थी। वहीं पुलिस की जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई थी कि बच्ची की हत्या के बाद से ही मां घर से फरार पाई गई थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रहे थे। इसी बीच आरोपी मां को पुलिस की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के रामपुरहरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरे मामले का ही खुलासा करते हुए मुजफ्फरपुर की सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में एक बंद सूटकेस के अंदर एक मासूम बच्ची का शव बरामद किया गया था। मामले में पुलिस मौके पर पहुंच जांच के बाद सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन घटना के बाद से ही मृतक बच्ची की मां अपने घर से फरार पाई गई थी, जिसके बाद पुलिस टीम लगातार मामले में अनुसंधान कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस दौरान मुजफ्फरपुर जिले के रामपुरहरी थाना क्षेत्र से मृतक बच्ची की मां काजल को उसके प्रेमी के बहनोई के घर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी मां ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसे फेसबुक के जरिए एक युवक से प्यार हुआ, लेकिन उसका प्रेमी उसकी बच्ची को अपनाने को तैयार नहीं था। इसके बाद काजल ने अपने प्यार को हर हाल में पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इस बात को लेकर जब वह अपने प्यार को दूर होता देखा तो उसने अपनी बच्ची को ही मिटाने का फैसला कर लिया। शुक्रवार को पति के दुकान जाने के बाद और घर के नीचे रहने वाले किराएदार डॉक्टर से दिखाने के लिए जाने के बाद पूरा घर खाली था। काजल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मिष्टी की सब्जी काटने वाली चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी और फिर अपने ही घर में रखे गए सूटकेस में उस बच्ची के डेड बॉडी को डालकर और घर के बगल में फेंक दिया। फिर घर से जेवर, कैश और आधार कार्ड लेकर प्रेमी के पास फरार हो गई। फरार काजल के मोबाइल को पुलिस ट्रेस कर रही थी। उसका लास्ट लोकेशन रामपुरहरी थाना क्षेत्र बता रहा था। पुलिस लगातार रामपुरहरी थाना क्षेत्र में काजल के सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने भी काजल को घटना के महज 48 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर अब पूरे मामले का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया है। लेकिन इस तमाम बातों के बीच सबसे बड़ी बात यह सामने आती है कि मां और बच्चे के पवित्र रिश्ते को इस कलयुगी मां ने दागदार कर दिया। अपने हंसते खेलते पारिवारिक जीवन को अवैध संबंध और क्षणिक दैहिक सुख के लिए काजल ने खुद ही अपने बच्चों को हाथों से बर्बाद कर दिया। अपनी बच्ची की निर्मम हत्या की, अपने पति को धोखा दिया और अकेला छोड़ दिया। वहीं प्रेमी को भी धोखे में रख इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसने अपनी बच्ची की हत्या कर उसके पास आई है। आखिर यह सब करने के बाद काजल को मिला क्या? 24/8/2024 को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जानकी वल्लभ शास्त्री जो लेन है चतुर्भुज स्थान के पास में, वहाँ पर एक घर के पीछे खाली स्थान था। वहाँ पे डेड बॉडी मिला था जो लाल रंग के सूटकेस में बंद था। तो इसमें हम लोग के द्वारा इमीडिएटली टीम का गठन किया गया, FIR दर्ज की गई और FSL को बुलाया गया। तो
हम लोगों को उसी टाइम उसी समय FSL के द्वारा जब घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा था तभी हम लोग को काफ़ी सारे साक्ष्य मिल गए थे और उसके बाद में जिस जिस बच्ची का शव था उसके फादर ने फिर FIR दर्ज कराई और उसके बेसिस पे फिर हम लोगों ने कल एक जो बच्ची की मां है उसकी गिरफ्तारी की है और उसने अपना कांड में संलिप्तता स्वीकार की है और घटना का मुख्य कारण है बच्ची की मां जो मुख्य आरोपी है इसने ये एक व्यक्ति के साथ में इसका संबंध था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। उसी को लेकर के ये उसके साथ शादी करना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, लेकिन उस लड़के ने मना किया था कि इसको बच्ची को साथ में नहीं लाना है, लेकिन इसका था कि साथ में रहूंगी। उसी असमंजस में थी, उसी को लेकर के इसने बच्ची की हत्या की। जो किचन में जो चाकू यूज होता है उसी से इसने हत्या किया। हत्या करने के बाद में चाकू को धोया और सारे रूम में पूरा साफ सफाई किया ताकि साक्ष्य मिट सके और बच्ची की डेड बॉडी को लाल रंग के सूटकेस में बंद करके और छत पे ले जा करके और पीछे जो ग्राउंड था उसमें डंप कर दिया। घटना को अकेले उसने अंजाम दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी हम लोगों को रामपुर दरी थाना क्षेत्र से हुई है। क्या कुछ कैसे किया गया, इसमें कुछ फिल्म से प्रोत्साहित हुआ था, फिर कोई क्राइम फाइल देखता है? बिल्कुल, तो जैसा इसने ये चीज़ एक्सेप्ट भी की है और घटना देख करके समझ में भी आ रहा है कि इसने बोला है कि ये क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखती थी और उन्हीं में से 1-2 एपिसोड उस तरह के थे जो जिनमें सेम मैटर हुआ था और बच्ची को इसी तरह से फेंका गया, तो उसी से प्रेरित होकर के और इसने ये आइडिया दिमाग में आया और इसने घटना की। घटना को घर में या फिर कहीं पर? घर में ही अपना जो इसका जो फ्लैट था उसी में रूम में अंजाम दिया है और जब जो जितने ब्लड स्टेन्स थे उनको सबको इसने अच्छे से धो करके साफ किया, लेकिन FSL ने जब घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान में कई जगह से ब्लड उठाए तो उससे ये चीज दूर हो गई। अकेले शहर में लगी स्मार्ट बायो टॉयलेट स्मार्ट तरीके से स्मार्ट बनकर रह गई। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, या यह कह लीजिए कि यह कहने को स्मार्ट सिटी सिर्फ और सिर्फ नाम का रह गया है। स्मार्ट सिटी शहर में लोगों की शौचालय की समस्या दूर करने को लेकर जगह जगह 1 साल पहले स्मार्ट बायो टॉयलेट लगाई गई थी, लेकिन अब यह शो पीस बनकर रह गई है। लोग इसी स्मार्ट टॉयलेट के बगल में शौचालय करते नजर आ रहे हैं। दरअसल स्मार्ट बायो टॉयलेट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा महीनों पहले बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन नहीं होने के कारण या किसी अन्य कारणों से लोगों ने अभी तक इसका उपयोग नहीं कर पाया। जो दृश्य आपके सामने है वो सदर अस्पताल रोड में बने स्मार्ट टॉयलेट का है। लोग बगल में खड़े होकर टॉयलेट कर ले रहे हैं, लेकिन टॉयलेट में नहीं जा सकते। टंकी का पानी भरता है और चू जाता है क्योंकि टंकी पूरी तरह फूट चुकी है। टंकी का पानी स्मार्ट मीटर पर बूंद बूंद गिरता, जिसके बिजली से टंकी भरता। बिजली का मीटर लो बैलेंस बताता, फिर भी बिजली न जाने कहां से मिलती है। नगर निगम की लापरवाही का यह एक जीता जागता नमूना है। अभी तक तो नहीं हुआ है, इसमें का नल सब तोड़ दिया हुआ है। और आपको शौचालय जाना होता है कहाँ जाते हैं? बस बगल में ही जाते हैं, उसमें नहीं जा पाते? नहीं, शौचालय बना हुआ पेट्रोल पंप के पास वहीं पर जाते हैं। पेट्रोल पंप जाना पड़ता है। हाँ, बगल में आपकी बना है उसका क्या है? उसका स्थिति सब नल सब तोड़ दिया हुआ है। खुला नहीं है कभी लोगों के लिए? खुला हुआ है, जाता है हम लोग। नल सब टूट गया हुआ है, पानी होने का व्यवस्था थोड़ा ठीक नहीं है। ऊपर सब टंकी उनकी पूरा टूटा हुआ है। टंकी टूट गया, पानी गिर रहा है। लोगों को काफी दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत होती है। हाँ, लगने से क्या फायदा हुआ आपको? नुकसान ही है, हम लोग को नुकसान है। बरूराज थाना क्षेत्र में नाले के पानी बहाने के विवाद में भाई ने अपने चचेरे भाई की पीट कर हत्या की। मुजफ्फरपुर में उस समय हड़कंप मच गई जब सड़क पर नाले का पानी गिराने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद थोड़ी देर में मारपीट में बदल गई, जिसमें लाल बहादुर महतो की मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के मेहंदी नगर करबला चौक का है, जहां सड़क पर नाले का पानी गिराने को लेकर पड़ोस के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा बरूराज थाना क्षेत्र के करबला निवासी 52 वर्षीय लाल बहादुर महतो के दरवाजे पर चढ़कर पहले गाली गलौज किया। वहीं जब गाली का विरोध लाल बहादुर महतो द्वारा किया गया तो दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसमें लाल बहादुर महतो की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गई है।
जिसके बाद पूरे मामले की सूचना लोगों ने बरूराज थाना प्रभारी को दी। मामले की सूचना प्राप्त होते ही बरूराज थाना प्रभारी संजीव कुमार दुबे दल बल के साथ मौके पर पहुंच मामले की जांच कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पूरे मामले को लेकर बरूराज थाना प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने बताया कि रास्ते पर नाले का पानी गिराने के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक लाल बाबू महतो की पत्नी ने 8 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें एक महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पापा खड़ा थे, मिल के आया है, हमारे चल रही है। कौन सा? रणधीर महतो, हरिंदर महतो, रामेश्वर महतो, ओकर घर परिवार पूरा पत्नी मतारी सबको गा के हमको भी मारा है। छोटा पकड़ के सब बुखार कर दिया है सब। तो किस चीज के लिए मारपीट हुई है? हमारा छोटा बच्चा है ना, ये पीछे वही पानी गिरा दिया है। अच्छा, तो इसके लिए कितने लोग मिलके मारे हैं? कम से कम 10-15। वो तो पता नहीं, रानी दी गई थी मेरे पास वहाँ पे कॉल करने के लिए कि यहाँ पे चलिए, पापा जी बोल नहीं रहे, आवाज नहीं निकल रहा है। तो वही हम आए हुए थे, तो वही बाद में थाना के पास कॉल किए थे 112 पे। वही उसके बाद तो वही जस्ट उसके बाद हम आए हैं। उसके बाद तो थाना यहाँ पे लगी तब गाड़ी उसके पहुंचे यहाँ तो क्या देखे? यहाँ पे देखें कि थानादार साहब एक थे और वो सोए हुए थे, डेड बॉडी मतलब पड़ा हुआ था वहाँ पे, चिक भी लग रहे हैं। लाल बाबू मोती। कैसे हुआ है कुछ पता? पता चला है कि मारपीट, मतलब कोई आया बैग मारपीट। मामला है मेहदी नगर बनकट की है, करवाला एक चौक है, मेहदी नगर बनकट चौक और ये दोनों आपस में खास भाई है। भाई लोग में इनका नाती या पोता था जो पानी गिरा दिया, उसी को लेकर दोनों में हल्का फुल्का विवाद हुआ, ढकला ढकली हुआ। उसी में जो मृतक हैं लाल बहादुर महतो, ये पहले से ही हार्ट के पेशेंट है, बस उसी में ढकला ढकली हुआ, गिरे बस उनका डेथ हो गया। कितनी उम्र है? उम्र इनका लगभग 52 वर्ष है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो गई? हाँ, उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आवेदन आज सुबह में उनकी पत्नी द्वारा दिया गया है, जिसमें एक महिला का अरेस्टिंग भी है जो नामजद अभियुक्त है। इसमें कुल कितने लोगों के ऊपर प्रयास किया? इसमें 8 आदमी पे टोटल नामजद किया गया है। अब अनुसंधान में आएगा कि 8 आदमी थे या नहीं थे, कितने लोग थे, अनुसंधान में आएगा। अभी जो उनके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया उस पर कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया गया जो नामजद है, और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। चेहल्लुम की पूर्व संध्या पर अजादारों ने दहकते हुए अंगारों पर किया आग मातम। हम आग के सोलों को यूं रौंद के जाएंगे, हम आग के सोलों को यूं रौंद के जाएंगे, मशहर में सिला इसका सबीर से पाएंगे। नौहा के इस बोल पर सिनाजरी करते हुए अदादारों ने कमरा मोहल्ला में आग मातम किया। चेहल्लुम की पूर्व संध्या पर रविवार की रात कमरा मोहल्ला इमामबाड़ा में अंगारे पर चलकर अजादारों ने मातम किया। या हुसैन की सदा लगाते हुए बच्चे, बूढ़े और जवान दहकते हुए अंगारों पर मातम करते हुए गुजरे। कमरा मोहल्ला में नवाब मोहम्मद तकी खान इमामबाड़ा के मैदान में दहकते हुए अंगारों पर मातम कर इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को सलाम पेश किया गया। आग मातम से पहले हज्जुन नवाब साहब इमामबाड़ा में मजलिस किया गया। इसे मौलाना हैदर मेहदी रिजवी ने खिताब किया। उन्होंने हजरत अब्बास के बारे में विस्तार से बयान किया। बताया कि करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद जालिमों ने खेमों में आग लगा दी थी। इमाम सज्जाद को हजरत जैनब आग पर चलकर निकाल कर लाई थी। इस याद में आग पर चलकर मातम किया जा रहा है। अपने नाना के हमरा पहुंचा, रास्ते में छोड़ कर मां को करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन ने उस वक्त सबसे बड़े जालिम यजीद के खिलाफ कुर्बानी दी, तो उस कुर्बानी देने में जो मुश्किलात सामने आए, क्योंकि जो कुर्बानी दी इमाम हुसैन ने, वो यजीद जो एक बहुत क्रूर शासक था, जो मोहम्मद साहब के जरिए जो इस्लाम फैलाया गया तो उस इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा था। इस्लाम की बुनियादी चीज़ ये है कि तुम किसी पर जुल्म नहीं कर सकते हो।
अगर तुम जुल्म करोगे तो जुल्म करने के बाद तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है, तुम्हारा हज कबूल नहीं है। लेकिन यजीद जो है वो जुल्म के साथ लोगों पर कब्जा किया था, डिक्टेटर था। तो इमाम हुसैन जो मोहम्मद साहब के नवासे थे वो खड़े हुए, तो जालिम के खिलाफ खड़े होने में आप जानते हैं कि दुनिया में क्या होता है। जैसे अभी फिलिस्तीन में हो रहा है, किस तरह सैंक्शन लगा दिया, बच्चों को मार रहे हैं, बेघर कर रहे हैं, घर गिरा दे रहे हैं। तो ऐसे ही उस वक्त यजीद जो है जुल्म के खिलाफ खड़े होने वालों के घर को जला रहा था, लोगों को कैद में डाल रहा था, मार रहा था। तो इमाम हुसैन के साथ भी उससे वही किया जब उससे जुल्म के खिलाफ खड़े हुए। तो पानी बंद किया, खाना बंद किया, उसके बाद उसने जो है वो सख्ती की। तो उस दिन जो करबला की जो ज़मीन थी वो आग की तरह तप रही थी। तो हम लोग जो इमाम हुसैन इस्लाम के साथ जो कुछ हुआ, हम लोग इसलिए कर रहे हैं बताने के लिए। हम कल नहीं थे, लेकिन अगर हम भी होते तो हम जो है वो उस ज़मीन के ऊपर रहते, हम उस पर रह के आपके साथ लेके से जंग करते। हम आपको जो सताया गया तो हम भी जो है ऐसे मुसीबत में आपके साथ खड़े होते। जैसे अभी हम लोग भूखे प्यासे रह के चाहते हैं कि इमाम हुसैन की साथ जो कुछ हुआ वो याद करें। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये मातम, ये मजलिस, ये सब इसलिए है ताकि इमाम हुसैन पे की हुई सख्ती को याद करें। और हम भी इस वक्त के जालिम, चाहे वो जालिम कहीं भी हो, समाज में हो, शहर के बाहर हो, मुल्क के बाहर हो, हम उसके खिलाफ खड़े हो कि हिम्मत पैदा करें कि हर जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इंसानियत भी वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करें। जन्माष्टमी को लेकर शहर के दुकानों में माखन की बिक्री बढ़ी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देश में धूम है। बच्चों में कान्हा बनने की होड़ मची है, तो मार्केट भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह में देखा जा रहा है। चूरू में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक ऐसा स्पेशल मटकी केक बन रहा है और बिक रहा है, जो ग्राहकों में खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अलग अलग फ्लेवर और डिजाइन का ये मटकी केक न सिर्फ स्वाद से भरा है, बल्कि दाम में भी काफी कम है। वहीं सरैयागंज के स्थानीय दुकानदार ऋषु आकाश ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर ग्राहकों की डिमांड काफी बढ़ी है, जिसमें पेड़ा, मक्खन, पनीर आदि की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। जन्माष्टमी में पेड़ा जो है सो प्रसाद के रूप में हर घर में ही जाता है, और मक्खन स्पेशल रूप से बनाते हैं जन्माष्टमी में। तो मक्खन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे दूध का क्रीम निकालते हैं, क्रीम से फिर मक्खन बनाते हैं, और मक्खन सप्लाई करते हैं। इस बार कितनी डिमांड है मक्खन की? मक्खन की करीब 2000 के करीब मट्टी के बर्तन में 2020 के आसपास निकल। क्या लगता है कि बढ़िया मार्केट रहेगा इस बार जन्माष्टमी में? हाँ, जन्माष्टमी का बढ़िया मार्केट है। और मक्खन के अलावा किन किन चीज़ों की डिमांड बढ़ी है? इसमें पेड़ा, कलाकंद, पनीर, घी, ये सब चीज़ का डिमांड। कारीगर लोग जो हैं आपके यहाँ सब यहाँ से हैं या बाहर से हैं? न, सब यहीं के हैं। सब यहीं के हैं। जनरली सुंदर महाराज का सबसे फेवरेट चीज, सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज का रहता है? पेड़ा और कलाकंद। मुजफ्फरपुर पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाकर 2 थाना क्षेत्र से स्मैक और गांजा की पुड़िया के साथ 9 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मादक पदार्थ के धंधेबाजों के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चला रहा है। रविवार को सदर और रहियापुर थाना क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान में मादक पदार्थ के 9 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर और रहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया के आसपास के इलाके में कई नशे के धंधेबाज जमे हैं। इसके बाद पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी की। पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे। इसी क्रम में सभी को खदेड़ कर दबोचा गया। गिरफ्तार 9 धंधेबाजों में एक महिला भी शामिल है। इन सभी धंधेबाजों के पास से 28,000 नगद, 96 ग्राम स्मैक, 60 ग्राम गांजा और 4 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस गिरफ्तार सभी धंधेबाजों से स्मैक कहां से आता था और उसकी डिलीवरी कहां देनी होती थी समेत अन्य कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। हम लोग के द्वारा मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अलग अलग थानों में लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल अहियापुर और सदर क्षेत्र में 9 अलग अलग टीम के द्वारा जगह जगह में जितने भी पुराने एनडीपीएस के अपराधी हैं, जो जेल से छूटे हैं या फिर जो अभी वर्तमान में इस धंधे में लिप्त हैं, उन लोगों पे रैकी करते हुए कार्रवाई की गई, जिसमें हम लोग के द्वारा टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और उसके अलावा हम लोग के द्वारा 28,000 के आसपास पैसे रिकवर किए हैं। 96 ग्राम स्मैक और लगभग 60 ग्राम के आसपास गांजे का भी रिकवरी किया गया और 4 फोन हम लोगों ने रिकवर किए हैं।
नशे के खिलाफ आगे भी कार्रवाई ये एकदम जारी रहेगी और जितने भी जो पुराने जो लोग हैं जो इस NDPS के कारोबार में लिप्त हैं उन पर भी हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं। आगे भी हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। कितनी महिलाएं भी गिरफ्तार हुई इसमें? एक महिला की और बाकी सब पुरुष हैं, सबकी गिरफ्तार। ये लोग सप्लायर हैं या फिर ज्यादातर लोग तो रिटेलर हैं, मतलब लोग जो बड़ा जो माफिया है उससे लेकर के और ये लोग गली गली में जा करके बांटते हैं पेडलर टाइप। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्र यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें
कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सदर अस्पताल बीमारों का इलाज जरूर करती है, लेकिन हालत ऐसी है कि वह खुद बीमार लग रही है। आए दिन मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में डेंगू के मरीज आ रहे हैं। डेंगू से बचने के लिए सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि घर के अगल बगल पानी न जमा होने दें, इस तरह की बातें बताई जाती है, क्योंकि जमा और गंदा पानी में डेंगू पनपते हैं और लोगों को बीमार कर देते हैं। इस बीमारी से जान जाने का भी डर बना रहता है। ताजा दृश्य सदर अस्पताल परिसर के मुख्य सड़क का है, जहां बगल में ही मरीजों के रहने के लिए पुरुष और महिला वार्ड बने हुए हैं। मरीज वार्ड में बने बेड पर आराम से अनभिज्ञ रहते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। डेंगू के मरीजों को भी इन्हीं वार्डों में रखा जाता है, जहां के सड़क पर नाले का पानी जमा रहता है और काई लगी रहती है। लोगों का आना जाना भी इन्हीं सड़कों के माध्यम से होता है। इस सड़क पर जो पानी देख रहे हैं वो हमेशा आपको नजर आएगी, क्योंकि शौचालय और कल सड़क किनारे ही बना हुआ है। बारिश तो अभी बहाना है, लेकिन सड़क और नाले का हाल वर्षों से ऐसा ही है। इस मामले में सदर अस्पताल की पूरी तरीके से लापरवाही देखने को मिलती है। पिछले दिनों रोगी कल्याण समिति की बैठक में यह मुख्य मुद्दा था। DMICL जो मेडिकल डिपार्टमेंट का भवन निर्माण विभाग है, उसको कहा गया है। हम समझते हैं कि इस पर भी त्वरित कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये आगे आने वाले दिनों में जल जवाब नहीं रहेगा। सर, एक तरफ जागरूकता फैलाई जा रही है डेंगू को लेकर, मगर जो हिसाब से यहाँ का अस्पताल का स्थिति नहीं, हम लोग इसमें छिड़काव करवा रहे हैं। सदर अस्पताल स्थित नवनिर्मित IOT का निरीक्षण अस्पताल अधीक्षक ने किया। सदर अस्पताल में बने नेत्र शल्य परिसर में OT का निरीक्षण करने पहुंचे अस्पताल के अधीक्षक। उन्होंने कहा 10 साल से बंद आंख का ऑपरेशन फिर से शुरू होगा। 15 सितंबर से पहले आंख का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। OT का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। 3 दिन डेमो OT चलाया जाएगा, फिर इन्फेक्शन की समस्या को देखते हुए संतुष्ट होने पर ही इसको चालू किया जाएगा। समय लगेगा, लेकिन इन सब के बीच हम लोगों का लक्ष्य 15 सितंबर है। इससे पहले इसको चालू कर दिया जाएगा। मरीजों को यहाँ मुफ्त चिकित्सा और ऑपरेशन की सेवा दी जाएगी, जिसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। मरीजों का स्क्रीनिंग शुरू हो चुका है, मरीज भी आने लगे हैं। IOT शुरू करनी है। पिछले 10 साल से सदर अस्पताल में जो नेत्र शल्यक्रिया मोतियाबिंद के ऑपरेशन बंद थे, सारी जरूरतें पूर्ण होने के बाद 3 दिन हम डेमो OT चलाएंगे और सब चीज़ परफेक्ट पाने के बाद जो रियल OT है ऑपरेशन मोतियाबिंद का शुरू हो जाएगा। तो पहले इस चीज़ को लेकर कहा गया था कि ऑपरेशन वगैरह शुरू हो जाएगा मोतियाबिंद का। तैयारी करनी पड़ती है, समय लगता है, बहुत से पैरामीटर्स को देखना होता है। तो एक एक पैरामीटर्स को चेक करते हुए हम लोग, जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि अब फर्दर कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है, जितने भी स्टाफ हैं वो ट्रेंड हो चुके हैं, जितने भी सामान है वो आ चुका है, तभी तो इसमें समय लगता है। तो कब तक शुरू हो जाएगा? 15 सितंबर से पहले OT शुरू हो जाएगा और हम लोगों ने मरीज का स्क्रीनिंग शुरू कर दिया है और उनका जो है सो डेट देना शुरू हो गया है। क्या कुछ लाभ मिलेगा? यहाँ पर पूरे आँख का ऑपरेशन पूर्णतः फ्री होंगे, सारी चीजें सरकार के द्वारा दी जाएंगी। मुक्ति धाम में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति पर आधारित प्रदर्शनी का हुआ समापन। जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र द्वारा अपन पाठशाला मुक्ति धाम मुजफ्फरपुर में भारत विभाजन विभीषिका स्मृति पर आधारित 12 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन समारोह का आयोजन किया गया। समापन समारोह का उद्घाटन संयुक्त रूप से उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया, मुक्तिधाम डॉक्टर रमेश केजरीवाल, पाठशाला के संस्थापक सुमित कुमार और पर्यावरणविद सुरेश कुमार गुप्ता समेत सभी अतिथियों ने किया। कार्यक्रम संयोजक सुमित कुमार ने कहा, विभाजन के दौरान हुई हिंसा में लगभग 5 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोगों का परिवार बेघर हो गए, रिफ्यूजी बनकर जीने को मजबूर हो गए।
55,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण कर बलात्कार किया गया। यह सारे आंकड़े सरकारी है। गैर सरकारी आंकड़े विभाजन की विभीषिका की कहानी और भयावह है। स्मृति या दो प्रकार की होती है। सुख स्मृति सुखद अनुभव करती है और दुख स्मृतियां हमें दुख देती है। लोगों का कहना है कि जो स्मृति दुख पहुंचाती है उसे बुरा सपना समझ के भूल जाना चाहिए। ये देखिए, भारत का विभाजन विभीषिका की जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ये हम लोगों ने 2 साल पहले ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश आया कि भाई पूरे भारतवर्ष में इस तरीके की प्रदर्शनी को जो है वो लोगों के बीच में जाकर के लगाना चाहिए। संजोग ऐसा हुआ कि उस समय का इलाहाबाद बैंक, जो अब इंडियन बैंक हो गया, तो उनके द्वारा इस प्रकार का आयोजन किया गया था और संजोगवश मुझको उसमें बुलाया गया था उस प्रदर्शनी के लोकार्पण के लिए। तो वहां जाने के बाद मैं इतना अधिक प्रभावित हुआ कि मैं इसकी चर्चा उसके बाद लगातार विभिन्न प्लेटफॉर्म से करता रहा कि यह हमारे जो नई पीढ़ी है उसको यह जानने की जरूरत है कि यह जो हमको जो आज़ादी मिली है, यह आज़ादी कितनी कठिनाई से, कितनी संघर्ष से और कितने बलिदान के बाद मिली है। आप सोचिए, 14 अगस्त तक जो है भारत और पाकिस्तान जो और तीसरा आज जो नया देश बांग्लादेश बन गया, वो एक ही भूमि का टुकड़ा था, एक ही देश था, एक ही देश के हम लोग सभी लोग वासी थे और 24 घंटे के अंदर में ही हमारे देश का बंटवारा हो गया। और बंटवारा हो जाने के बाद जो हिस्सा हमारे भारत से अलग हट करके पाकिस्तान बना उस समय का, और उस पाकिस्तान में जिस आज यहाँ प्रदर्शनी इसलिए लगी थी क्योंकि आने वाले पीढ़ी देख सके, समझ सके और यह 12 दिवसीय प्रदर्शनी थी। यह प्रदर्शनी का उद्देश्य यह था कि आने वाले समय में बच्चों जो 1947 में जो घटनाएं घटी वह एक दिन का नहीं था। वह घटना था डायरेक्ट एक्शन डे, जब 29 जुलाई 1946 को जब हुआ। यह उस समय से शुरू हुई जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। उसको तुर्की के खलीफा का पद गया था। उस पद को पुनर्बहाल करने के लिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चला। उसी से कहीं ना कहीं बीजारोपण था और बंटवारा हुआ। उस बंटवारा में कई लाख लोगों की हत्या हुई और लगभग 50-55 हजार हिंदू और सिख महिलाओं के साथ कत्लेआम और दुर्व्यवहार हुआ। वह बातें फिर से पुनरावृत्ति न हो, यह स्मृति लगाएं और दिखाने का कि अब मानते अब तो देश हमारा आज़ाद हो गया है, बंटवारा फिर न हो। कोई ये आकर न कहे कि अगर बंटवारा होगा तो हमारे लाश पे होगा और उसकी विभीषिका हम लोग झेले सब लोग। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।